नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर वापस। आज का वीडियो खास है उन सभी लोगों के लिए जो यूकेपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम साथ मिलकर यूकेपीएससी प्री 2024 का मॉक टेस्ट का अगला भाग हल करने जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट आपको असली परीक्षा का माहौल देने के साथ साथ आपकी तैयारी को परखने का भी शानदार मौका देगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ए. सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना। बी. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। सी. जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन। डी. राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। उत्तर बी. 98वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से है। 118वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 98वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। कूट ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. कथन 2 सही है परंतु कथन 1 गलत है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। यह राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करता है। उन अवशिष्ट मामलों जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेखन नहीं है पर कौन विधि निर्माण कर सकता है? ए. अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल। बी. केवल संसद। सी. राज्य विधानमंडलों के सहमत होने के बाद संसद। डी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल। उत्तर बी. उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेखन न हो पर विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्राप्त होती है। अवशिष्ट विषयों में शामिल मामले पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है, चाहे वे मामले केंद्र, राज्य या समवर्ती सूची में ही शामिल क्यों न हों। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ए. बिल गेट्स। बी. जॉन बेयर्ड। सी. चार्ल्स बैबेज। डी. मार्कोनी। उत्तर सी. चार्ल्स बैबेज। 1837 में चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चार्ल्स बैबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। अन्य विकल्पों में दिए हुए नाम की चर्चा करें तो जॉन बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। निम्नांकित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? ए. ओपेरा। बी. गूगल एप्स। सी. विवाल्डी। डी. मोजिला फायर फॉक्स। उत्तर बी. गूगल एप्स। गूगल एप्स ब्राउजर नहीं है जबकि शेष सभी ब्राउजर हैं। गूगल ऐप गूगल की एक सेवा है जो एक कस्टम डोमेन नाम के अंतर्गत गूगल उत्पादों को अनुकूलित किए जाने योग्य कई स्वतंत्र संस्करणों को उपलब्ध कराती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। बी. मोडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है। सी. मोडेम प्रचालन तंत्र होता है। डी. मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। उत्तर डी. दिए गए कथनों में से कथन डी सही है क्योंकि मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मोडेम एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। मोडेम की गति को बीपीएस, बीपीएस और केबीपीएस, केबीपीएस में मापा जाता है। लिखित प्रोग्राम
जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, कहलाता है डॉट। ए कोड्स, बी इंस्ट्रक्शंस, सी सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर डी लिखित प्रोग्राम, जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में सॉफ्टवेयर सार्थक क्रमादेशों और आवश्यक सूचनाओं का एक ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या कार्य करना है। एक पेन ड्राइव है। ए एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, बी एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, सी एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। यह एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसे बाह्य या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। यह सीपीयू से बाहर होती है। इसमें सभी आवश्यक डाटा को हार्ड डिस्क की तरह लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक का एक आयाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए एक दीर्घ और स्वस्थ निरोग जीवन, बी ज्ञान, सी बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुंच, डी जीवन का एक समुचित स्तर। मानव विकास सूचकांक हेतु बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुंच एक प्रासंगिक आयाम नहीं है। डॉट मानव विकास सूचकांक के 3 महत्वपूर्ण आयामों में जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा जीवन का एक समुचित स्तर सम्मिलित है। वर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया था, जिसका प्रकाशन मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1990 से निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है। मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका है। ए सकल घरेलू उत्पाद, बी निवल घरेलू उत्पाद, सी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, डी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। उत्तर डी किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उस देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा शुद्ध भौतिक उत्पाद में वृद्धि से है। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। उत्तर डी भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तेजी से विकास करने के साथ उसे निरंतर बनाए रखना था, जिससे इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। 1 स्वास्थ्य, 2 शिक्षा, 3 जीवन स्तर। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। डॉट ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 3 समान महत्व वाले आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 आयामों को पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास, संपत्ति और बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य सहायक सिद्ध हो सकते हैं? 1 स्वसहायता समूहों एसएचजी को प्रोत्साहन देना, 2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, 3 शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। कूट ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी ये सभी। उत्तर डी
समावेशी विकास की परिकल्पना समाज के सभी वर्गों को विकास की मूलधारा में जोड़ने पर आधारित है, जिससे आर्थिक विकास का लाभ सभी को समान रूप से एवं विशेष रूप से गरीब एवं कमजोर वर्ग को प्राप्त हो सके। उपरोक्त तीनों विकल्प समावेशी विकास में सहायक है। भारत को सर्वाधिक एलएनजी की आपूर्ति करता है। ए. कुवैत, बी. ईरान, सी. यूएसए, डी. कतर। उत्तर डी। भारत को सर्वाधिक एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति कतर देश करता है। भारत विश्व का चौथा सर्वाधिक एलएनजी आयातक देश है। निम्नांकित में से किससे ई-बिज का संबंध है? ए. इंटरनेट पर व्यापार से, बी. यूरोपीय देशों के साथ व्यापार से, सी. सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से, डी. निर्यात संवर्धन से। उत्तर सी। ई-बिज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक ऐसा पोर्टल है जो सरकारी सेवाओं तक पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। इसका संचालन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देशन में इन्फोसिस कंपनी द्वारा किया जाता है। आय का वितरण किससे मापा जाता है? ए. फिलिप वक्र, बी. लॉरेंज वक्र, सी. मार्शल वक्र, डी. लाफर वक्र। उत्तर बी। आय का वितरण लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 में मैक्सो लॉरेंज द्वारा धन वितरण की असमानता को दर्शाने के लिए विकसित किया गया था। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? ए. पी.सी. महालनोबिस ने, बी. ए.के. सेन ने, सी. आर. नर्क्स ने, डी. जे. टिनबर्गिन ने। उत्तर डी। छाया कीमतों की अवधारणा को जे. टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। छाया मूल्य सार्वजनिक वस्तुओं जैसे कि स्वच्छ हवा, पार्क का अनुमानित मूल्य है। इसका उपयोग यह आंकने में किया जाता है कि किसी को इन तक पहुंच देने हेतु वे कितना भुगतान कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंसेक्स बंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को आनुपातिक भारिता दी जाती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स उपलब्ध 30 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को आनुपातिक भारिता दी जाती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बल्कि एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तिरुपुर विश्व में किन वस्तुओं के निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है? ए. रत्न और आभूषण, बी. चमड़े का सामान, सी. बुने हुए वस्त्र, डी. दस्तकारी का सामान। उत्तर डी। तिरुपुर तमिलनाडु में विशेष निर्यात जोन बनाया गया है जो विश्व के अनेक क्षेत्रों को बुने हुए कपड़ों का निर्यात करता है। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? ए. 1861 में, बी. 1542 में, सी. 1601 में, डी. 1880 में। उत्तर ए। भारत में कागजी मुद्रा का चलन 18वीं सदी से चला आ रहा है, परंतु व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल 1861 में भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत शुरू हुआ। इस अधिनियम ने सरकार को कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार दिया और रुपया को आधिकारिक मुद्रा बनाया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? ए. मुद्रा फ्यूचर्स व्यापार, बी. जिंस फ्यूचर्स व्यापार, सी. इक्विटी फ्यूचर्स व्यापार, डी. जिंस फ्यूचर्स तथा विनिमय फ्यूचर्स व्यापार। उत्तर डी।
जिन्स फ्यूचर्स व्यापार तथा वित्तीय फ्यूचर्स व्यापार का विनियमन वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वायदा बाजार आयोग का गठन वर्ष 1953 में उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। निम्न ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रों में से कौन सा केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है? ए. सिंचाई, बी. जल आपूर्ति, सी. सफाई का प्रबंध, डी. निवास। उत्तर सी. केंद्रीय सरकार की भारत निर्माण योजना में सफाई का प्रबंध शामिल नहीं है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। इस योजना में मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, निवास, दूरसंचार तथा सड़क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। बी. आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। सी. आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। डी. आरबीआई की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। उत्तर डी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए. निर्यात, बी. आयात, सी. गैरसाधन सेवाओं की आय, डी. अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। उत्तर डी. भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते की मद में अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित मदें हैं व्यापार, शुद्ध आय, प्रत्यक्ष हस्तांतरण तथा संपत्ति से आय। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां ए. मांग से आपूर्ति अधिक होती है, बी. आपूर्ति से मांग अधिक होती है, सी. आपूर्ति मांग के बराबर होती है, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. क्रेता का बाजार से अभिप्राय है। जहां आपूर्ति मांग से अधिक हो, क्रेता बाजार का लाभ उपभोक्ताओं को होता है, जिसमें वे मोलभाव कर सकते हैं, जबकि विक्रेता बाजार से तात्पर्य है आपूर्ति से अधिक मांग का होना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि यह मॉक टेस्ट आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। आपको यह परीक्षा कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस मॉक टेस्ट से मिली गलतियों को अपनी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाइए। उन कमजोर विषयों पर फिर से ध्यान दें और अभ्यास करें। याद रखें, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक रवैया ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।